मैंने कई तरह से कोशिश की खांचे में बिठाने की, तो 2 मिनट में बहुत कोशिश की मैंने, और जब नहीं बैठा तो मैंने प्रयास वो करना छोड़ दिया। क्या मतलब कि कह देंगे छोड़ दीजिए तो दिक्कत क्यों आ रही थी? क्योंकि ऋषभदेव शर्मा अगर किसी व्यक्ति का ही सिर्फ नाम होता तो 2 मिनट क्या 1 मिनट में भी परिचय हो जाता, कोई प्रबंध नहीं। जितना मैं जानता हूं उनको, ऋषभदेव शर्मा सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक सोच और एक परंपरा का नाम। वो सोच, वो परंपरा जिसने भारतीय मिट्टी को महक दी है, जिससे इस देश की मिट्टी महकती आई है, जिससे इस देश की मिट्टी की पहचान बनी। और वो सोच, वो परंपरा यहाँ आदिकाल से है। इसलिए मुझसे ये मत पूछिएगा कि ऋषभदेव कब पैदा हुए थे, कहां पैदा। हाँ, इतना मैं बताऊंगा आपको कि 1962 में जब हम चीन से युद्ध हारे, वो 5 साल के थे। उन दिनों में 5 साल के बच्चे इतने बड़े नहीं होते थे जितने आजकल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे मालूम है, चीन से युद्ध हारने पर अपने पिता, चाचा, ताऊ की आंखों में जो शर्मिंदगी थी, वो उन्होंने देखी होगी, वो उन्होंने देखी होगी, महसूस की होगी। अपने शब्दों में उस समय कहने लायक वो उस समय नहीं थे। उसके बाद 1965 आया, हमारी सेनाओं ने युद्ध जीता, मगर भारत में बैठे रूसी और पाकिस्तानी एजेंटों ने उस जीत को हार में बदल दिया। और न केवल हार में बदल दिया, लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता उसको जहर देकर मार दिया। मुझे वो दृश्य अभी तक याद है उन दिनों का, कि इस देश कितना सत्ते में था। किसी पार्टी ने कोई आवाज नहीं दी, मगर सड़क पर आपको एक चाय तक नहीं मिल सकती थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, सड़क पर एक चाय, एक पान में नहीं बिका उस दिन। ये हालत थी, और उस सत्य को इस बालक ने जरूर देखा। उस विजय को पराजय में परिवर्तित होने का जो गम है वो महसूस किया होगा। 1967 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, भारत में मूल्यहीन और अनुशासनहीन राजनीति की नींव रखी। वहीं से ये नींव पड़ी, इस बालक ने जरूर महसूस किया होगा। 1971 आया, हमने बांग्लादेश आजाद कराया। 80,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तो गले में हाथ डालकर विदा कर दिया। 1 करोड़ बांग्लादेशियों को दामाद बनाकर ये रख लिया। अंधे को दावत खिलाओ, ऊपर से घर तक पहुंचाने जाओ। वो कहावत हमारे साथ हो गई। टैक्स हम लोगों ने भरा, उस समय रेवेन्यू स्टैंड निकले थे। इस बालक ने जरूर देखा होगा, और जो रही सही कसर थी वो 1975 में इमरजेंसी के लगने से पूरी हो गई। और उस समय ऋषभदेव शर्मा 18 साल के नौजवान थे। ये दुष्यंत कुमार और नागार्जुन का युग था। उस 18 साल के ऋषभदेव शर्मा में कितना आक्रोश था, ये सिर्फ आप अनुमान ही लगा सकते हैं, और कुछ नहीं। उस समय आक्रोश की गजल का युग था। ऋषभदेव शर्मा जैसा संवेदनशील व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। उन्होंने भी कलम उठाई और आक्रोश की गजल लिखी, लेकिन उनके संस्कार, उनके सरोकार पूरी तरह भारतीय थे। उनको आक्रोश की गजल कहने से संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि गजल के साथ 2 समस्याएं हैं। एक तो उसके कसीदेबाजी की छवि, कभी वो महबूबा की तारीफ करती है तो कभी बादशाह की तारीफ करती है। तो गजल शब्द में कुछ संप्रेषणीयता की भी समस्या थी। उन दोनों समस्याओं को ऋषभदेव शर्मा ने दूर किया, उसको विशिष्ट पहचान तेवरी कहकर दी, उसकी संप्रेषणीयता की समस्या खत्म की, और जिस व्यक्ति के लिए वो लिखी जा रही थी उस व्यक्ति तक उसको पहुंचाया गया,
उस गजल को उस व्यक्ति तक पहुंचाया गया। ये उनका भारतीय सरोकार था, उनका सामाजिक सरोकार था, उसको तेवरी का नाम दिया। ये ऋषभदेव शर्मा की पहचान है, ये उनका पहचान। ये वो युग भी था जब भारत में कविता इंपोर्ट होना भी शुरू हो गई थी। कोई रूस से इंपोर्ट कर रहा था, कोई चेकोस्लोवाकिया से, कोई जर्मनी से। ऋषभदेव शर्मा भी उसी युग में लिख रहे थे, लेकिन उनकी कविताओं में आपको इंपोर्टेड कविता एक भी नहीं दिखाई। शुद्ध रूप से भारतीय सरोकार है, शुद्ध रूप से सामाजिक सरोकार है। और उन्होंने कभी भी किसी सम्मान या पुरस्कार के लिए कलम नहीं उठाई, ये कभी उद्देश्य नहीं था। वो अपनी कविता में साफ साफ कहते हैं कि हास परिहास बंद करो, यार बकवास बंद करो, ये कलम है खुरपी नहीं, छीलना घास बंद करो। बहुत गंभीर है वो लेखन में, और उस उद्देश्य से उन्होंने कलम आई, उस उद्देश्य से कलम उठाई और उन्होंने देवरियां लिखी। इसलिए उनकी सरोकार भारतीय होने के कारण उनकी कविता में आपको इंपोर्टेड कविता नहीं दिखेगी। इसलिए मैंने कहा कि ऋषभदेव शर्मा उस सोच, उस परंपरा का नाम है जिससे इस देश की मिट्टी महकती है, इस देश की मिट्टी की पहचान है। ये ऋषभदेव का परिचय है। कुछ लोगों को नहीं मालूम कि ऋषभदेव शर्मा जितने अच्छे सामाजिक सरोकार के कवि हैं, जितने अच्छे व्यंग्यकार हैं, उतने अच्छे श्रृंगार के भी कवि हैं। दोनों में आपको गहराई बराबर की देखेगी। मैं दो उदाहरण देकर आपको बात समाप्त करता हूं कि जब वो व्यंग्य की बात, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, तो देखिए कि नसों में पीढ़ियों की जब हिम समाता है, नसों में पीढ़ियों की जब हिम समाता है, शब्द ऐसे ही समय तो काम आता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये लिखते हैं। और जब श्रृंगार में आते हैं तो जरा श्रृंगार का तेवर देखिए आप कि महुए जैसा महक उठा इस नदिया का तीर, महुए जैसा महक उठा इस नदिया का तीर, और घाट पे धो बंद हो गई जाने किसका चीर। ये है ऋषभदेव शर्मा, पूरी तरह से गंभीरता से लेकर। मेरे पास लिस्ट है उनकी, क्या छापा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये उनका सही परिचय है। उनका सही परिचय यही है कि वो शुद्ध रूप से एक भारतीय कवि है। वो प्रोफेसर है, समीक्षक है, ये सब पेट के षड्यंत्र ने उनके ऊपर पहचान है, वो चुका दी है। वास्तविक पहचान उनकी है ऊपर से नीचे तक, भीतर से बाहर तक, वो सिर्फ कवि है, वो पूरे कवि हैं। और एक ऐसे कवि हैं जिसकी परंपरा जो अब कम होते जा रहे परंपरा में, रात में 12 बजे जाइए, 2 बजे जाइए, उनका घर का दरवाजा आपको स्वागत करता ही नहीं। मैं भी आ जाऊंगा। हैदराबाद के साहित्य में देखिए बहुत लंबी परंपरा। मैं तो 97 से साहित्य में आया हूँ। मैं उनको 97 से ही देखा हूँ। उन्हीं दिनों वो चेन्नई से आए थे और मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था। मैं लगातार देखता हूँ। तो हैदराबाद के हिंदी साहित्य और साहित्यकारों को निखारने में जो योगदान ऋषभदेव शर्मा ने दिया, उसका मूल्यांकन अभी बाकी है। बहुत बड़ा योगदान है। और निखरने वाले जो कवि हैं उनमें से एक मैं भी हूं। तो ऋषभदेव शर्मा पूरी तरह से कवि हैं, बिना किसी अपेक्षा के। आप अभी भी उनके यहाँ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने अपनी अपेक्षाएं भी पूरी की है, लेकिन ऋषभदेव शर्मा बहुत दूर है इन चीजों से। बड़े ईमानदार रचनाकारों में से एक हैं, बिल्कुल अपेक्षाहीन वर्षाओ। हमेशा स्वागत आपका, जितनी मदद चाहिए, जो मदद चाहिए आपको मिलेगी। मैं उनको इस सम्मान के लिए बधाई देना चाहता हूं और एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं
कि मुझे लगता है समय आ गया है जब ऋषभ देव शर्मा का सही मूल्यांकन